हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रही थी यूपी पीसीएस 2021 टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। तो इसमें क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं उसका जो करंट अफेयर है जनवरी मंथ का, तो पूरा यही मतलब हमारा चल रहा है टेस्ट सीरीज। तो इसका 2 पार्ट आ चुका है 50-50 क्वेश्चन के, ठीक है। और ये आज का 3rd पार्ट है, 3rd टेस्ट सीरीज नंबर का 3rd पार्ट है। तो इसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो टेस्ट नहीं आप लोगों ने देखे हैं तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है यूपी पीसीएस 2021 के नाम से। तो आप लोग पूछ रहे थे कि इसकी प्लेलिस्ट कहाँ है, तो अभी मैंने इसको जल्दी में ही बनाया है, पहले नहीं बनाया था, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो उसको आप जाकर यूट्यूब के मेरे होम पेज पे जाकर उसमें वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को लगता है कि इसकी पीडीएफ की भी आपको ज़रूरत है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो भी टेस्ट हम करवा देते हैं कंप्लीट, उसका पीडीएफ उसके बाद सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो उसको आप पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं वहाँ से। तो वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को यार शेयर कीजिए, जिनको मतलब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। यही टेस्ट सीरीज अगर अभी इंस्टीट्यूट से खरीदोगे तो कम से कम 7 या 8 हज़ार रुपये की पड़ेगी, ठीक है। तो इसको वहाँ से मैं ये प्रोवाइड आप लोगों को करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आप बाद में भी प्रैक्टिस करना चाहें, या आप 2-3 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो और अगर लगता है आपको कि अगर इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि थोड़ा सा जो है इसको 2-3 बार देख लीजिए और जो उसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यार इसको यार शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि यार इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, इतनी चीज़ें, इतना रिस्क लेके चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो यार जब ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं तो थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मेरा ना डाउन होने लगता है। तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करते रहो आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं मोटिवेट रहूँगा तो आप लोगों को भी मोटिवेट करता रहूँगा और नई नई चीज़ें लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री और राष्ट्रपति। तो इसमें अगर बात करें कि सत्रावसान करने की जो बात आती है, तो ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही जो लोकसभा का सत्रावसान किया जा सकता है, और ये शक्ति इसको आर्टिकल 85 के अंतर्गत प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। तो इसमें कहा गया कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो फर्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, और सेकंड है कि लोकसभा के अध्यक्ष के, और राज्यसभा के सभापति और उप प्रधानमंत्री के। तो इसमें अगर बात करें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के बराबर होता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 103। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें ए ऑप्शन है कि वर्ग हित का संवर्धन करना, बी है कि गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, और सी है कि सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास, और डी है कि डी है किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। तो देखो इसमें अगर बात की जाए, जो ये संरचनात्मक भेदभाव का जो उद्देश्य होता है, इसमें होता है कि जो सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा लाने के लिए किया गया प्रयास, तो इसको संरचनात्मक भेदभाव कहा जाता है। तो हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 104। तो इसमें कहा गया कि भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक के गठन की अनन्य शक्ति है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि नदी घाटी विकास अभिकरण, क्षेत्रीय परिषद है बी ऑप्शन, और सी है प्रशासनिक अधिकरण, और सी है नई अखिल भारतीय सेवाएं। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि नई अखिल भारतीय सेवाएं जो है आर्टिकल
आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा की अनन्य शक्ति होती है। ठीक है, अगर अनन्य ये मतलब 2/3 मेजोरिटी से कोई संकल्प पारित कर देती है किसी राष्ट्रीय हित के लिए कोई जो मतलब योजना बनाई जानी होती है नई अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, तो इसके द्वारा ये फिर लोकसभा के द्वारा इसको बना दिया जाता है। मतलब संसद एक नया लोकसभा का निर्माण मतलब क्या हो रहा है आज यार, फिर से देखते हैं। तो नई अखिल भारतीय सेवा को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से संकल्प पारित कर देती है तो संसद के द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है, किंतु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 105 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति पद हेतु वंचित अर्हताओं से निम्नलिखित में से कौन सी एक सम्मिलित नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा कि वह भारत का नागरिक हो। सेकंड है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहरित हो, यानी क्वालिफिकेशन उसकी पास होनी चाहिए, और वह लोकसभा सदस्य बनने के लिए अहरित हो, और वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ये तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये तो सही स्टेटमेंट है। लोकसभा का जो ये बताया गया तो ये गलत है। लोकसभा का सदस्य के मतलब की क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती उपराष्ट्रपति के पद के लिए, ये राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन इसके पास जो उपराष्ट्रपति होता है इसको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, तो उसको उपराष्ट्रपति जो है चुनाव लड़ने के लिए जो अर्ह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 106। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट हमारा कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार होता है। सेकेंड है कि राज्यपाल विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और हाँ 2 ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो विधान परिषद में 1/6 जो विधान परिषद के 1/6 का जो सदस्य है ये इसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए हाई कोर्ट के जज की, तो जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ना कि राज्यपाल। लेकिन हाँ अगर बात करें कि उसको ओथ दिलाने की यानी शपथ दिलाने की, तो शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत है, सेकेंड वाला सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 107। तो इसमें प्रकलन समिति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। सेकेंड है कि इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका जो प्रकलन समिति होती है इसका गठन जो होता है लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद किया जाता है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो केवल लोकसभा के 30 मेंबर इसमें होते हैं, राज्यसभा का कोई भी मेंबर इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है 108। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह विशेष इजाज़त से संबंधित है। बी है कि इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। सी है कि अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। उपयुक्त सभी, ठीक है, मतलब सभी कथन सत्य हैं। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्योंकि जो अनुच्छेद जो 136 होता है ये एक विशेष इजाज़त देता है जो अपील करने के लिए, और हाई कोर्ट की ये जो शक्ति होती है वो विवेकाधीन की होती है। ठीक है, वो अपने विवेक से अगर चाहे तो दे सकता है, अन्यथा वो मना भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डी हो गया। नेक्स्ट हो गया 109 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ए ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो देखो अगर तदर्थ यानी एडहॉक जो जज होते हैं उनकी अगर बात करें तो देखो सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब प्रावधान होता है कि अगर जैसे जजों की कमी होती है एक कॉरम फुलफिल करने के लिए, कि अगर कुछ होना है, कोई जजमेंट देना है, उसमें अगर जज कंप्लीट मतलब पूरे नहीं है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए ये मतलब
एडहॉक जज को नियुक्त किया जाता है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। और ये जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1010। तो इसमें कौन सा मतलब कूट सही है, यानी कथन और कारण दिए हुए हैं उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि बजट की मांगों में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर भी सरकार के प्रति विश्वास बना रहता है। सेकेंड है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। तो देखो आर तो इसका सही है, क्योंकि संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि अगर कटौती प्रस्ताव ये विपक्ष के द्वारा रखा जाता है और अगर ये पास हो जाता है तो ये समझा जाता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको लोकसभा में मत प्राप्त नहीं है, तो उनको सभी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना पड़ता है उसी समय। ठीक है, तो ये कटौती प्रस्ताव बहुत मुश्किल से पास होता है, वैसे पास ही नहीं होता है। तो हमारा ये ए आर सही है, लेकिन ए गलत है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ए गलत है, आर सही है। तो हमारा हाँ ये डी वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट है हमारा 10111 मतलब 111 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम के आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय स्तर के पद के समतुल्य माना जाता है। तो उपराष्ट्रपति का है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, या फिर संसद के विपक्ष का नेता, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो देखो अगर इसमें बात करें तो ये मुख्यमंत्री के पद की, तो ये अगर वरीयता क्रम में देखा जाए तो ये संसद का जो विपक्ष का नेता होता है उसी के समान ये मुख्यमंत्री का पद होता है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली पुडुचेरी को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो हमारा 69वां संविधान संशोधन है, 70वां संविधान संशोधन है, 83वां संविधान संशोधन है और ये 87वां संविधान संशोधन है। तो देखो अगर बात करें दिल्ली और पुडुचेरी की, तो ये 17वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें केंद्रीय स्तर पर नगरीय स्थानीय जो शासन होता है उसके विषय में बताना है। ये किन मंत्रालयों से संबंधित है जो केंद्र स्तर पर होते हैं। तो नगर विकास मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है और गृह मंत्रालय है। तो देखो इसमें वित्त मंत्रालय किसी के अंडर नहीं आता है, नगर वाला तो ये विकास नगर मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये जो तुम्हारा जो केंद्र मंत्रालय का होता है। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय की बात करें जो ये कैंटोनमेंट जोन होते हैं, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड जो मिलिट्री वाला एरिया होता है उसके अंतर्गत ये आते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और गृह मंत्रालय में अगर बात करें तो संघीय क्षेत्र आते हैं। तो ये देखो 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है हमारा। तो 1, 3 और 4 तो हमारा बी वाला सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। तो देखो स्वर्ण सिंह समिति है 1976, वर्मा समिति है 1999, अशोक चंद्रा समिति है 2002 और इनमें से कोई नहीं। तो देखो अशोक चंद्रा समिति इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये वर्मा समिति और ये स्वर्ण सिंह समिति दोनों आपको देखने को मिलेंगी जो मूल कर्तव्य से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 115। तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सम्मिलित होते हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकंड बी है हमारा कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और सी है दोनों सदनों के सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, और संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो इसमें अगर बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो इसमें देखो संसद के दोनों सदस्य वो मतलब इसमें निर्वाचन मंडल में होते हैं इसके उपराष्ट्रपति के। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा 116 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो इसमें अगर बात करें तो अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333 और अनुच्छेद 330। तो इसमें देखो अनुच्छेद 333 जो होता है इसी के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय को
जोड़ा गया है। अभी 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, तो उसमें क्या किया गया है कि ये जो ये लोकसभा में और विधानसभाओं में जो इनकी नियुक्ति की जाती थी, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदायों को, तो उनको ख़त्म कर दिया गया है और SC ST को जो है उसको अभी 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में है तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा 117 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है प्रथम सूची, बी है द्वितीय, सी है चतुर्थ और डी है छठी अनुसूची। तो इसमें देखो द्वितीय अनुसूची जो होती है वो जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन की बात करती है उसमें, ठीक है, उन्हीं के अंतर्गत इनको वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है? तो जिला एवं सत्र न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, या फिर सी है ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये उच्चतम न्यायालय जो CVC होता है उसके लिए अगर वो कोई मतलब जांच प्रकरण की प्रक्रिया होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि हाई कोर्ट, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन नंबर। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें, ठीक है। तो राष्ट्रगान है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और प्रारूप समिति है। तो इसमें अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो इसको जो भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को उसमें अपनाया गया था, ठीक है। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये सरदार पटेल थे, और ये राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो ये इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और प्रारूप समिति के जो सदस्य थे ये KM मुंशी थे, ठीक है। तो ये सभी हम मिलान करें तो इसमें 4 2 3 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 2 3 1, तो हमारा A ऑप्शन ही सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। तो इसमें भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें अगर बात करें, देखो उद्देशिका में जो ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया था ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसमें 2 शब्द और जोड़े गए थे, एक तो पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 टोटल शब्द इसमें जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 121। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो ए ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी है आर्थिक अपराध शाखा और विदेशी निवास जो संवर्धन बोर्ड है, और खादी ग्रामो उद्योग आयोग। तो इसमें देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसी को जो है संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 122 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए? तो इसमें ए ऑप्शन है हमारा कि 1/3, बी है 1/4 सदस्य, और सी है आधे सदस्य, और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो देखो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो जो सदन के जो 1/4 सदस्यों का उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 123 क्वेश्चन नंबर। तो भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो ए ऑप्शन है संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण इनमें सूचीबद्ध, ठीक है। और बी है हमारा कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और सूचीबद्ध भाषाएं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो देखो अगर जो 4थी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की जाती है इसमें, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 124। तो इसमें कहा गया है कि किस अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों के निर्वाचित सदस्यों को राजनीतिक सदस्यों की निरर्हता संबंधी प्रावधान है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के संबंधित प्रावधान है। तो देखो 8वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है और 4थी अनुसूची है। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है, और इसको जो है जो 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 में, उसी के अंतर्गत इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 125। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें। तो संविधान का भाग है और संबंधित विषय दिए हुए हैं। तो इसमें देखो 14
भाग 14 का के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें अधिकरण का प्रोविज़न है, ठीक है। और भाग 16 में अगर बात करें तो इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है। और भाग 20 में बात करें तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये 11 भाग की बात करें तो संघ एवं राज्य के मध्य संबंधों की बात करता है। तो हमारा जो इसमें अगर बात करें तो हमारा देखो 4-3-1-2 होना चाहिए, ठीक है। तो 4-3-1-2 ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 126। तो इसमें कहा गया कि आपातकाल लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है 180 दिन, 365 दिन, और सी है 90 दिन या 730 दिन। तो देखो आपातकाल जब लागू होता है तो लोकसभा का कार्यकाल 365 दिन यानी कि 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और ये मैक्सिमम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कराने होंगे, ठीक है। ऐसे इतना ही संविधान में प्रोविज़न किया गया है। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो लोक लेखा समिति है, प्रकलन समिति है, लोक उपक्रम समिति है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति है। तो इसमें देखो ये डी वाला ऑप्शन ये सही है, क्योंकि इसमें जो वित्त मंत्रालय की समिति होती है ये मतलब एक एडहॉक, मतलब ये परामर्शदात्री होती है। जब इसकी आवश्यकता होती है तब तक इसको बनाया जाता है, बाकी इसको डिजोल्व कर दिया जाता है। लेकिन ये जो लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति है तो ये सालों भर काम करती रहती हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। तो निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। तो ए ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग, बी है सरकारिया आयोग, और सी है इंद्रजीत गुप्ता आयोग, और डी है राजमन्नार आयोग। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है। ये राजमन्नार आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज करती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है 129। तो इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं, ठीक है। तो कथन में दिया हुआ है कि संविधानवाद एक आधुनिक अवधारणा है, कारण आर है, यह व्यक्तियों की इच्छा का नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक है। तो देखो कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा जो ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है। तो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 227 है, और अनुच्छेद 245 है। तो देखो अनुच्छेद 245 की अगर बात करें तो ये मतलब अनुउल्लंघनीय ढांचा घोषित करने के संबंधित ये नहीं है, ठीक है, ये अलग है उससे। लेकिन अगर आर्टिकल 32 की बात करें, एक 226 और 227, तो ये अगर इसको मतलब इसके संबंध में कोई डिसीजन आएगा या कोई संविधान संशोधन किया जाएगा तो उसे अनुउल्लंघनीय घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 131। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधारों पर किया गया है। अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है। और थर्ड है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों का आधार 1935 का अधिनियम है। तो देखो संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन को 2 आधारों पर किया गया है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो ये सेकेंड वाला है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो 248 दिया हुआ ये गलत है। ये 245 के अंतर्गत इसमें ये प्रोविजन होता है कि संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र और उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है। तो ये 45(1) के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है, तो ये गलत हो गया। और थर्ड वाला सही है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों का आधार जो 1935 का अधिनियम है, ठीक है। तो ये 1 और 3 सही हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण तथा अनुसंधान को मजबूत करने हेतु तो हाल ही में भारत के प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है। तो कहाँ की गई है ये? चेन्नई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर या फिर
पुणे। तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है, ये चेन्नई में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 133। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर बनी है। तो ए ऑप्शन है मोहन सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत या फिर जो रीति सिंह। तो देखो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, भावना कांत जो है इन्हीं के द्वारा अभी जो गणतंत्र दिवस में जो सुखोई 30 और जो ये हल्के लड़ाकू विमान हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको उड़ाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 134। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण का प्रकाशन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। सेकंड है कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में इस वर्ष कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा। तो देखो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी नहीं किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हमारा गलत है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 135। तो इसमें डेजर्ट नाइट 21 वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य किया गया। तो ब्रिटेन है, ओमान है, फ्रांस है या फिर सऊदी अरब है। तो देखो ये फ्रांस की सेना के साथ किया गया है डेजर्ट नाइट 21, ठीक है, और ये जनवरी 2021 में देखने को मिला था। नेक्स्ट है हमारा 136। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दिनेश शर्मा, RS शर्मा, संजीव चंद्रा या फिर प्रदीप भसीन। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, RS शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 137। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था और 24 जनवरी 1921 को यह पूरे देश में मनाया गया। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि जो अभी हाल ही में 24 जनवरी को इसे मनाया गया था, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा 138। तो इसमें वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन हाल ही में किया गया। तो विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा या UNDP के द्वारा। तो ये जो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। तो इसमें कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान की शुरुआत की गई है। तो फर्स्ट है कि आयुष मंत्रालय, बी है कि हमारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है क्योंकि आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष संवाद अभियान जारी किया गया है जो जन जागरूकता फैलाने के लिए कोविड-19 की, ठीक है। नेक्स्ट है 140। तो इसमें कहा गया कि जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। तो मुंबई से गोवा, चंडीगढ़ से हिसार, मुंबई से अहमदाबाद या बेंगलुरु से मैसूर। तो देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन है, चंडीगढ़ से हिसार के मध्य ये टैक्सी सेवा शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 141। तो इसमें जनवरी 2021 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका सूचकांक में सिंगापुर के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत इस सूचकांक में 50वें स्थान पर है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत 50वें स्थान पर है ये, ठीक है। लेकिन इसे सिंगापुर को सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं मिला है, ये जापान को मिला है, ठीक है। और जापान के किसी भी नागरिक के द्वारा 191 देशों में फ्री वीज़ा जो है ट्रेवल किया जा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग उनका पासपोर्ट है, ठीक है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे तो संसद उस पर कानून बना सकती है और ऐसी विधि अधिकतम 1 वर्ष तक
प्रभावी रहेगी। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि जो आर्टिकल 249 होता है उसी के अंतर्गत यदि अगर कोई भी राष्ट्रीय महत्व की अगर कोई सेवा है उसको घोषित किया जाए और जो राज्यसभा के द्वारा टू थर्ड मेजॉरिटी के संकल्प को पारित कर दिया जाए तो ये कानून बनाया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है 143, तो इसमें संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 239, बी है 242 और 230 है, डी है 235। तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही, 239 के अंतर्गत संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 144, तो इसमें कहा गया कि आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। तो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 21 है। तो देखो ये अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतः जो है जो आपातकाल घोषित होने पर 358 के अंतर्गत इसे जो है ये सस्पेंडेड हो जाता है। लेकिन जो अन्य अनुच्छेद होते हैं वो 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं, अलावा 20 और 21 को आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 145, तो इसमें राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित हेतु सम्मिलित किया गया था। तो 7वीं अनुसूची को या फिर 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। तो इसमें देखो ये 9वीं अनुसूची है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1951 में, उसी के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है 146, तो इसमें निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 5वीं लोकसभा मतलब किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था उसके बारे में बताना है। तो ये 5वीं लोकसभा या फिर 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं। तो इसमें अगर बात करें तो जो इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्हीं के द्वारा जो ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 76 में, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसका कार्यकाल बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये 5वीं लोकसभा थी और इसका जो कार्यकाल रहा था तो 19 मार्च 1971 से लेकर 19 मार्च 1977 तक ये कार्यकाल देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 147, तो इसमें भारत के संघीय न्यायालय के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1935 को हुई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर थे। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट सही है लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। इसमें इसके फर्स्ट न्यायाधीश जो थे वो सर मॉरिस गुएर थे, लेकिन इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। जो भारत शासन एक्ट था 1935 का, उसी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक्ट था, ना कि इसमें इसकी 35 में स्थापना की गई थी। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 148, तो जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो वह केंद्र राज्य सरकार के किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। ठीक है, बी है उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव हो और उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। उपरोक्त सभी ये मतलब सारे स्टेटमेंट सही हैं और इसमें जो है ये आर्टिकल जो 233 है उसी के अंतर्गत इसकी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है 149, तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1986, 1987, 1988 और 1989। तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन सही, 1989 में इसे लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 43 बी है, अनुच्छेद 46 है और अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 51 है, 51। तो देखो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, ठीक है, तो ये गांधी जी की से संबंधित नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल ये 40 है ये गांधी जी से संबंधित है, 46 है और 43 भी है। क्योंकि 40 में क्या है कि जो जो पंचायतों की गठन की बात की जाती है इसमें, ठीक है, ग्राम सभा के गठन की बात की जाती है। और 46 में अगर बात करें तो SC ST और कमज़ोर वर्गों के लिए ये उनकी बात करता है। और अनुच्छेद 43 बी में अगर बात करें तो इसमें जो
ये जो समितियां होती हैं उनके गठन की ये बात करता है। जो आपको देखने को मिलती है सहकारी समितियां जिनके स्वैच्छिक गठन की बात करता है इसमें, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा टेस्ट, ठीक है। तो अगला टेस्ट हो सकेगा, पॉसिबल होगा तो मैं पूरा फुल टेस्ट लेके आऊँगा पीसीएस वाला, ठीक है। आईएएस वाले हमारे ऐसे 25-25 के क्वेश्चन में चलते रहेंगे, और अगर हो सका तो मैं इसको जो है पूरा एक टेस्ट बनाकर लाऊंगा, पूरा 150 क्वेश्चन का, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर लाऊंगा, लेकिन यार आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे नहीं तो मैं इतना एफर्ट कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि यार कोई भी वीडियो बनाने में 3-4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं, ठीक है। उसको एडिट करना सब मतलब बहुत टाइम लगता है ना चीज़ों में, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, और अगर अच्छी ना हो तो मत शेयर करिए, बिल्कुल नहीं शेयर करिए। अगर लग रहा हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मतलब काम के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि देखो ये न्यू पैटर्न पे बना हुआ प्रैक्टिस सेट है या प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से 2019 और 2020 का पीसीएस का पेपर हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, तो इसी से रिलेटेड है। ये मत आप लोग समझिए कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप क्वेश्चन उठा के तो देखिए, 2018 का पेपर बहुत सरल आया था, बट उसके बाद से इतने टफ पेपर आने लगे हैं। 19 और 20 का अगर देखोगे तो प्रीलिम्स का पेपर यूपीएससी के लेवल का बना दिया है उसमें, ठीक है। तो हमें उसी हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसी हिसाब से ये उसी अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बना है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टफ़ है, बट टफ़ नहीं है, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए, और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब खिलौना हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे, अच्छे से आप लोग जो है। और ये जानते हो यही टेस्ट सीरीज अगर आप इंस्टीट्यूट से ख़रीदोगे तो यही 7,000 की टेस्ट सीरीज आ रही है, समझ लो। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपना अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।